अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के ऊपर बात करनी है, फालिज यानी स्ट्रोक के ऊपर। मेरे साथ सर डॉक्टर हफीज़ खान साहब मौजूद हैं और डॉक्टर जावेद कासिम साहब मौजूद हैं और मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। इस वीडियो में हम फालिज की तमाम वजूहात, अलामात, इलाज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिनमें लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि इसके इलाज के हवाले से। तो आज हम अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ रखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फालिज है उसकी दो ब्रॉडर जो वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। सर हफीज़ खान साहब से पूछेंगे कि इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे पहले जो है दो किस्म की होती है मेनली। एक तो होता है कि खून की जो नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे इस्कीमिया हो जाता है ब्रेन में, और उसमें जो है वो उनको वीकनेस हो जाएगी, फालिज हो सकता है। दूसरा होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक का मतलब यह है कि पेशेंट को ऑलरेडी जो है कोई ब्लड प्रेशर होता है, या कोई उसको डायबिटीज़ का मसला होता है, डायबिटीज़ का है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई कार्डियक इशू है, तो उसकी वजह से उसको वहाँ से जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन की नाली में फट जाएगी, तो वहाँ पे उसको ब्लीडिंग होगी। तो ये इसको कहते हैं हेमरेजिक। यानी एक हो गया इस्कीमिक और एक हो गया हेमरेजिक। और मेनली तो ये दो सर यही दो हैं। फिर इस्कीमिया जो होता है इसका मतलब ये है कि नाली में जो सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है दिमाग को, वो बंद हो गई है या कम हो जाती है वहाँ से, तो वो तो ब्रेन के जिस इलाके की सप्लाई बंद होगी उसी इलाके की अलामात हमें आएंगी। बिल्कुल। इसमें फिर वजूहात हैं कि जी जो नाली की सप्लाई है यानी कि खून जाना बंद क्यों हो गया है, तो उसमें सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस है सर बताएंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज है, उसमें भी यही जो चीज़ें हैं कि आपके खून के जमने की जो ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये भी है सर जो लोथड़ा है खून का, बाज़ औक़ात तो दिमाग की किसी नाली में जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसमें बन जाता है। इसके अलावा दिल की कोई बीमारी अगर दिल की वो लोथड़ा जाएगा तो एमआई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और इसी तरह अगर वही लोथड़ा खुदा ना खास्ता फेफड़ों में चला जाए तो वो फिर उसको एम्बोलिज्म हो जाएगा, और ये जो फेफड़ों में जाता है ये एक्यूट इमरजेंसी होती है, उसमें डेथ भी हो सकती है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो हड्डी जोड़ की सर्जरी होती है, खासतौर पे लोअर लिम्ब की, फीमर की, तो उसमें क्योंकि वो सर लेटा रहता है, मरीज सोया रहता है, तो उसमें एम्बोलिज्म का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह कार्डियक जैसे वेलुलर हार्ट डिजीज में भी एम्बोलिज्म होता है। प्रेग्नेंट फीमेल में जिनकी डिलीवरी ऑपरेट हुआ पड़ा होता है, ऑपरेट हुआ पड़ा था, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि जैसे ही आपका ऑपरेट हो जाए तो जितनी लाजमी एहतियात है वो करके उसके बाद आपने चलना होता है। ये डीवीटी के बाद भी ऐसे होता है, जैसे जिन फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी घर में हुई और उसकी टांग में हुआ और आगे दिन में उसका फालिज हो गया, तो उसकी सर तकरीबन 3 साल पहले एक फीमेल आपसे ऑपरेट कराते हैं नसीहत काट कर, उसको भी डीवीटी हो गई, फिर आपने उसको क्या कहते हैं थिनर मेडिसिन के बाद वो रिकवर करके। जो डीवीटी है वो बेसिकली क्लॉटिंग का मसला होता है, मूवमेंट होती नहीं है। आम लोग वो जो होते हैं उनको सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद लिटा देते हैं। उनमें कल्चर है कि सर कुछ दिन जो है ना आपने हरकत नहीं करनी। सिंपल चीज़ है, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक तो टांग में दर्द हो काफ़ी, और उसका जो डीवीटी है वो बहुत लंबा चलता है, तो ये उसमें सर जुराबें भी पहननी पड़ती हैं, उनको काफ़ी पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हाँ जी। और दूसरा सर ये है कि जब फट जाती है खून की नाली तो उसकी जो वजूहात हैं उनमें एक तो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ गया, उसके अलावा सर कुछ सब एरेक्नाइड हेमरेज होता है, कुछ सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म वो होता है कि जो नालियाँ हैं उनमें कुदरती तौर पर कोई टेढ़ा फैलाव आ जाता है, फैलाव हो जाता है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फैलाव पहले से होता है, लेकिन जब मरीज को ब्लड प्रेशर होता है तो वो फट जाता है, उससे बढ़ सकता है। तो ये है वजूहात। अब आते हैं अलामात की तरफ कि जब स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, तो कौन कौन सी अलामात होती हैं, हमें डॉक्टर जावेद साहब बताएंगे। अच्छा भाई, जो इसके अलामात है ना उसमें हमने 3-4 चीज़ें देखनी होती है। फास्ट, अब फास्ट के नाम से याद कर लें। फास्ट में क्या होगा, एफ से हो गया फेस, यानी कि फेस टेढ़ा हो गया। उसके बाद आर्म, यानी कि हमारे जो राइट साइड हो जाती है, नमनेस हो जाती है। उसके बाद आ जाता है स्पीच, यानी कि एस से हमने क्या करना है, स्पीच। लड़खड़ाहट, यानी कि जो बंदा बोलता है वो सही तरीके बोल नहीं सकता। ये अमूमन इस्कीमिक में होता है, और जो हेमरेजिक होता है उसमें तो बंदा वैसे ही बेहोश हुआ पड़ा होता है। और टी से हमने क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है, यानी कि हमने वक्त को ज़ाया नहीं करना। अगर किसी भी पेशेंट में ये अलामात आ रही हैं तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन उसको किसी करीबी टर्शरी के हॉस्पिटल में लेके जाना है। हाँ जी, आजकल वहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट है इस्कीमिक में। अगर विद इन 4.5 आवर्स आप किसी टर्शरी केयर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उसको क्या है,
इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसको हम टीपीए कहते हैं। टीपीए, इसको आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खून के लोथड़े को हल करने वाला इंजेक्शन, जैसे एमआई में होता है वो एसके लगाते हैं। एसके लगाते अच्छा, हैं। इसी तरह बाज केसेस में जो है सर्जरी भी करनी पड़ती है, क्लॉट को निकालने के लिए हम डॉक्टर हजरात अगर वो इंडिकेशन हो तो हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। ये इस्कीमिक के हवाले से है। जी, इस्कीमिक के हवाले से। और दूसरा बात ये है कि जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें भी जो है ना हमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, वो जो ऐसा बताएंगे। एक तो हमने फॉलो करना होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक में बीपी को कंट्रोल करना, बट बीपी जो है ना सर एक साथ अगर हम डाउन करेंगे तो वो डेथ भी हो सकती है। उसकी वजह कहते हैं कि उसमें मजीद दोबारा ब्लीडिंग भी हो सकती भी जी हाँ, वो रीब्लीड हो जाता है अगर आपने उसको लेवल से कम कर दिया ना बीपी आमतौर पे। अच्छा, एक और बात भी है कि जब भी कोई इस्कीमिया होता है या ब्रेन हेमरेज होती है, ब्रेन के कोई टिश्यू में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें बीपी थोड़ा सा वैसे हाई होता है, वैसे हाई हो जाता है। तो इसमें हमें जो प्रोफेसर था, जब हम हाउस जॉब करते थे उस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक एचओ नहीं था बल्कि एक पीजीआर को डांट पड़ी थी। प्रोफेसर ने कहा था कि इसने आपका इसको बीपी कम क्यों किया इतना ज़्यादा। बिल्कुल सर, उसने दवाई दे दी, पेशेंट का 200 प्लस चल रहा है तो आपने उसकी रेंज 140 160 तक रखी। बिल्कुल उसको इतना आप अगर कम करेंगे तो उससे रीब्लीड हो जाएगा और हेमरेज बढ़ जाएगी और उससे डेथ भी हो सकती है। आपकी बात ठीक उसके है। बाद बाज केसेस जो हेमरोजिक हैं उसमें हमने सर्जरी भी करनी होती है। उसे उसके वो तो एक वो सर इंडिकेशन के हिसाब से, मतलब पेशेंट अगर ज्यादा सवेयर है या उसको टीपीए जो इंजेक्शन है उससे भी असर नहीं हो रहा तो फिर तकरीबन जो रिकवरी के चांसेस होते हैं ना हेमरेजिक में वो बहुत कम है। बिल्कुल इस्कीमिक वाला पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है, हेमरेजिक वाला पेशेंट बहुत कम है जिनकी प्रोग्रेस अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हम पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं तो हम ओरल मेडिकेशन को उसको डिस्चार्ज करते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर तो हम ब्लड प्रेशर की देंगे, अगर डायबिटीज हम साथ हाँ, में उसका वो मेंटेनेंस जो है इस्कीमिक है तो हम ब्लड थिनर वाली मेडिसिन दे देते हैं। और साथ में कुछ पेशेंट्स का ना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए भी सर हम साथ में स्टेरॉइड्स कराया उसको। इसी तरह जो है रिहैबिलिटेशन जो है बहुत मैटर करते हैं भाई। रिहैबिलिटेशन में क्या आ जाता है, फिजियोथेरापी आ जाता है, स्पीच थेरापी आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरापी आ गया। और उनको प्रॉपर टाइम भी देना, क्योंकि जो फाले जिसको हो जाए स्ट्रोक हो जाए तो वो बेचारे अपने आप को डिप्रेशन में भी इग्नोर हो जाता है सर पेशेंट, मूवमेंट जो है बंद हो जाती है, बेड रिटर्न रह के उसको गुस्सा भी बहुत आ जाता है कि मेरी केयर नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन। और एक और चीज़ भी है, अगर वो जो फाले जो है राइट साइड का है तो वो और डेंजरस हो जाता है क्योंकि उसमें वॉइस भी बंद हो जाती है। लेफ्ट साइड का जो फालेज होता है उसमें आवाज़ बंद नहीं होती। जो राइट साइड वाला फालेज है उसमें क्योंकि हमारा जो स्पीच थेरापी वाला सेंटर है वो उसी साइड पे है जी, तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा मसाइल होते हैं। वो सुन नहीं सकता, वो सुन सकता है, बोल नहीं सकता। और सर अक्सर जो फालिज के मरीज होते हैं इसी वजह से कि वो बोल नहीं सकते या उनकी जो सांस की जो मसल्स हैं उनका जो काम है वो खत्म हो गया, तो वो जब उल्टी करते हैं तो वो उल्टी उनके उनके लिए जब उल्टी अगर आए तो वो उनको प्रॉपर तरीके से वो करवाएं ताकि उसका वापस ना जाए। और डिप्रेशन में ज्यादातर वही जाते हैं जो राइट साइड वाले हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले अम्मा जी आई, उनको हम पे इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ, फौरन मैंने कहा आप इनको इमरजेंसी टर्शरी केयर में लेके जाएं। उन्होंने मेडिकेशन की, वापस आए, फिर मैं उनके घर गया, जाके ऐसा किया, फिर मैंने फिजियोथेरापिस्ट को कहा कि आप इनकी ना फिजियोथेरापी कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जो है अपने पाँव पे खुद ब खुद माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे हमने बचना कैसे है, स्ट्रोक से हम कैसे हाँ, ये बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपना बीपी, अगर कोई बीपी का पेशेंट है बीपी कंट्रोल करना है, टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि टेंशन से बीपी शूट होता है, बीपी से क्या है कि स्ट्रोक में इंसान चला। उसके बाद जो है डायबिटीज को आपने कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल अगर आप मोटापा है तो आपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। और एक्सरसाइज का भी इसमें रोल है कि आप डेली 30 से 40 मिनट चलते हैं, जैसे सर रेगुलरली वॉक और बात भी, हाँ जी, ये भी। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल का है ये मोटापे से नहीं है, पतले बंदे में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। वो मैं कहता हूँ कि अब कोलेस्ट्रॉल में भी बड़ी अहम बात है कि अब जो नई एडवांसमेंट आई है वो ये है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो सबकी माँ है, बीमारियों की जड़ वही है। पहले कोलेस्ट्रॉल करते थे, HDL LDL ये वो, अब वो चीज़ें पीछे हो गई हैं, आज आगे जो है वो ट्राइग्लिसराइड आ गया। सर ये आप बिल्कुल सही करें। अभी कल परसों 30 साल का एक बच्चा बिल्कुल मतलब मोटा भी नहीं था, लेकिन उसका जब हमने लिपिड प्रोफाइल करवाया तो काफ़ी ज़्यादा डी रेंज होते हैं। अच्छा, इसके बाद 3-4 चीज़ें और हैं। एक तो अपने कोई हकीमी नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अक्सर पेशेंट जिनको स्ट्रोक वो होता है वो क्या करते हैं, किसी हकीम के पास चले जाते हैं। हाँ, क्वालिफाइड हकीम, बहुत क्वालिफाइड हकीम भी हैं, बट कुछ जो ऐसे हकीम होते हैं जिनको उन्हें पता नहीं होता, वो उनसे मेडिकेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद ताख़ीर नहीं करनी। अगर किसी भी आप में आपको या आपके घर वालों को या आपके किसी रिलेटेड को या किसी हमसाये को
अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपने उस चीज़ पे तखीर नहीं करनी, मौके पे आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि मुस्तकिल जो मादूरी है उससे बच सके। और दिमागी मालिश, अक्सर किसी को तो दिमागी मालिश कर रहे होते हैं, इस चीज़ों से भी आपने बचाव करना है। सही हो गया। और सर इसमें ये है कि आप सीटी स्कैन का सर बता रहे थे, उसका थोड़ा सा बता दें कि उसकी क्या। सीटी स्कैन करवाना जल्दी फौरी इसलिए होता है कि वो हमें डिफरेंशिएट कर देता है कि ये इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, क्योंकि दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिफरेंस है। उनमें अगर आपने उसको हेमरेज हो गया तो उसने आपने इस्कीमिया की दवाई दे दी तो उसके में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर आप वेज़ोडाइलेशन करेंगे या उसको चीज़ें देंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको थिनर दे दिया या पहले अगर उसकी नाली फटी हुई है और फिर थिनर उसको देने से तो और ऐसा भी होता है जब पेशेंट के साथ कोई ऐसा अटेंडेंट आया हो ना, उसको हिस्ट्री का भी प्रॉपर पता नहीं होता। एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, उसको डायबिटीज है या नहीं है, जो अटेंडेंट है वो कुछ भी नहीं बताता है। और सर ये मसला भी है, अक्सर मरीजों को पता भी नहीं होता कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। जब तक उनको स्ट्रोक ना हो तब तक उनको आइडिया ही नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना पहले आपको देखनी चाहिए। आप ख़ास तौर पे हमारे पास जब अल्ट्रासाउंड वाला पेशेंट आता है ना तो उसको हम जब देखते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया कि 3 स्टेज या 2 स्टेज जिसको फैटी लीवर है वो उसको सारी बीमारियां, शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, वो मानते नहीं मानते सर। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो फिर आएगा। सही। तो ये थी वीडियो फालिज के हवाले से। अगर आपका कोई सवाल है स्ट्रोक के हवाले से, फालिज के हवाले से, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम तीनों भाइयों के चैनल हैं, सर डॉक्टर हफीज़ खान साहब का चैनल है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान के नाम से, और जावेद भाई का चैनल है डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव के नाम से। तो अब इन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।